हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक एज पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए थे। आज चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रिस्टैलिनिटी। जो हमने प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड किए थे गाइज, जो हमने प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड किए थे क्वेश्चंस, वो 2 मार्क्स कैरी कर रहे थे। बट इन दिस वीडियो जो भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स कैरी करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टैलिनिटी। सो क्रिस्टैलिनिटी क्या होता है? क्रिस्टैलिनिटी इज नथिंग बट क्रिस्टैलिनिटी और डिग्री ऑफ crystallization refers to degree of amount of crystal formed during the process of solidification of magma। तो ये क्या कहता है, जब भी मैग्मा का क्या हो रहा होता है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है, उस टाइम पर जो भी क्रिस्टल्स का अमाउंट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिस्टैलिनिटी के नाम से जानते हैं। और हम क्रिस्टैलिनिटी या फिर डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को किस तरह से मेज़र कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं बाय द रेशियो बिटवीन द क्रिस्टलाइज्ड मैटर एंड ग्लास इन एन इग्नियस रॉक। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्रिस्टैलिनिटी के बारे में। अब हमने क्रिस्टैलिनिटी के बेसिस पर या फिर डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पर हमने टेक्सचर ऑफ इग्नियस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज होलो क्रिस्टलाइन। होलो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? होलो क्रिस्टलाइन, यहाँ पर जो प्रीफिक्स होता है होलो का मतलब ही क्या होता है, पूरा का पूरा जो भी आपका क्रिस्टल होगा या फिर जो भी आपका रॉक होगा उसमें क्या होंगे, उसमें आपके वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स होने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आता है ऑर्थोक्लास इन ग्रेनाइट एंड ओगाइट इन गैब्रो। नाउ नेक्स्ट वन इज हेमी क्रिस्टलाइन या फिर माइक्रो क्रिस्टलाइन। हेमी या फिर माइक्रो में क्या कहता है, जब एक जो रॉक होता है वो पार्टली किससे बना होता है, क्रिस्टलाइन से, एंड पार्टली इज कम्पोज ऑफ ग्लासी मटीरियल। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें डोलेराइट एंड बेसाल्ट। नेक्स्ट पर मूव करते हैं होलो हेलाइन। होलो हेलाइन में क्या होगा, ये जो रॉक होगी क्या करेगा, ये एक ऐसा टेक्सचर एग्जिबिट करने वाला है जो पूरा का पूरा ग्लासी मैटर या फिर नॉन क्रिस्टलाइन मैटर से बनता है। अब ये वाला जो टेक्सचर होता है ये किस वजह से आता है, जब रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेना, ऑब्स्टियन, पिटस्टोन एंड नेफिलाइंथ। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्रिस्टैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स कवर करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज रेट ऑफ कूलिंग। अब रेट ऑफ कूलिंग में क्या होगा, जितनी ज़्यादा क्या होगी कूलिंग होगी, फास्टर होगी कूलिंग, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, क्रिस्टल्स फाइन बनेंगे या फिर हम कह सकते हैं छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। अब इसमें क्या कहता है, अगर स्लो रेट होगा कूलिंग का तो क्या होगा, क्रिस्टल्स की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, वो बड़े क्रिस्टल्स यहाँ पर बनने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्थ ऑफ कूलिंग एंड वॉल्यूम ऑफ मैग्मा। सो हायर द डेप्थ, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी मैग्मा की उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्लो विल बी दी कूलिंग रेट। तो ये हम कह सकते हैं जो भी हमारा ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर क्या हुआ, अगर डेप्थ ज़्यादा हुई तो जो कूलिंग रेट होगा वो क्या होगा, वो स्लोअर हो जाएगा। इसी तरह से हम वॉल्यूम ऑफ मैग्मा को भी देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मैग्मा भी क्या करता है, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है क्रिस्टल ग्रोथ में। जितना ज़्यादा लार्जर वॉल्यूम होगा उतनी क्या होगी, उतनी स्लोअर रेट ऑफ कूलिंग होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, कंपोजिशन एंड विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा। कंपोजिशन एंड विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा में क्या कहता है, जितना ज़्यादा हाईली विस्कस लावा होगा, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं इसमें राइलाइट या फिर सिलिशियस मैग्मा के क्या करेगा, ये इसमें फॉर्मेशन होंगे नॉन क्रिस्टलाइन या फिर ग्लासी रॉक्स। अगर हम इसके कॉन्ट्रेरी जाएंगे, जितना ज़्यादा लेस विस्कियस लावा होगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, बेसाल्टिक या फिर मैफिक लावा होगा, वो क्या करेगा, वो क्रिस्टलाइन रॉक्स को क्या करने वाला है, वो राइज करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैग्मा विद हाई विस्कोसिटी होगा वो हाई वॉलेटाइल होगा। और अगर हम बात करेंगे किसकी, लेस विस्कियस मैग्मा की, तो उसमें जो वॉलेटाइल्स होंगे वो क्या होंगे, एज कम्पेयर्ड कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें
जिस चीज़ के बारे में भी पूछेगा उस चीज़ की आप डेफिनेशन ज़रूर देकर आना दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? सो द टर्म मैग्मा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स थिक एजेंट। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मोल्टन एंड सेमी मोल्टन रॉक, वॉलेटाइल्स एंड सॉलिड्स। तो जो मैग्मा होता है वो एक ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है थिक एजेंट, और ये मिक्सचर होता है किसका? मोल्टन, सेमी मोल्टन रॉक्स का, वॉलेटाइल एंड सॉलिड्स का। ये चार चीज़ों का मिक्सचर होता है। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, मोल्टन, सेमी मोल्टन रॉक, वॉलेटाइल्स एंड सॉलिड्स। अब जो मैग्मा होता है वो हमें कहाँ पर मिलता है, इकट्ठा कहाँ पर होता है मैग्मा? वो मैग्मा चैम्बर में इकट्ठा होता है। किसके नीचे पाया जाएगा ये पाया जाएगा सरफेस ऑफ अर्थ। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, जो मैग्मा होता है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है? थिक एजेंट। ये मिक्सचर है किसका? मोल्टन और सेमी मोल्टन रॉक्स का, वॉलेटाइल्स का और सॉलिड्स का। अब जो मैग्मा होगा वो कलेक्ट कहाँ पर होगा? मैग्मा चैम्बर में, और वो हमें मिलेगा कहाँ पर? बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, जो मैग्मा होता है वो क्या करता है? वो इनसाइड द अर्थ क्या करता है? वो सॉलिडिफाई होता है। अब ये क्या करता है? ये इट में intrude the adjacent rock or a feed of a volcano. Magma when extrudes on the surface of the earth as lava may be explosive to form पायरोक्लास्टिक रॉक। सो आप से यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, व्हाट आर दी पायरोक्लास्टिक रॉक। तो पायरोक्लास्टिक रॉक क्या होगा? जब मैग्मा क्या करेगा? एक्सट्रूड करेगा किस पर? अर्थ की सरफेस पर, मतलब वो बाहर आएगा तो वो एक लावा की फॉर्म में आएगा जो बहुत एक्सप्लोजिव होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्टिक रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्मा। सो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर टेम्परेचर। हम 4 फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट वन आती है हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर को पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है? देखो, अगर हम डायरेक्टली मैग्मा को मेज़र करने जाएंगे ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हम डायरेक्ट तो मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको रिमोट कंट्रोल से मेज़र कर सकते हैं। और जो रिमोट कंट्रोल से मेज़र किया गया है टेम्परेचर फ्लोइंग लावा का, वो कितना है? 1200 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? जो भी फील्ड ऑब्जर्वेशन वगैरह लेबोरेटरी मेजरमेंट के थ्रू क्या करा गया? टेम्परेचर ऑफ मैग्मा को क्या करा गया? क्रिस्टलाइज किया गया है और उसका टेम्परेचर देखा है, तो वहाँ पर पता चला है कि उसका जो टेम्परेचर रहेगा दोस्तों वो 1200 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस तक, मीन्स 1200 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर बेसाल्टिक मैग्मा की बात करेगा, बेसाल्टिक मैग्मा का जो टेम्परेचर होगा वो सबसे हाईएस्ट रहने वाला है, 1000 टू 1200 तक रहेगा। एंडेसिटिक मैग्मा का क्या रहेगा? एंडेसिटिक मैग्मा का टेम्परेचर रहता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड रायोलिटिक मैग्मा का रहता है 800 टू 650 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट टू द मूव सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? सेकंड प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी। सो विस्कोसिटी क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो समझ लेते हैं विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी होता है जो भी एक फ्लूइड होता है उसके अपोजिट कोई भी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अब इसमें विस्कोसिटी में क्या कहता है? ये क्या करता है? विस्कोसिटी मोबिलिटी ऑफ मैग्मा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये डिपेंड किस किस पर करेगा? दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी विस्कोसिटी। कंपोजिशन आ गया, एक टेम्परेचर आ गया मैग्मा का। अब क्या होगा? जो भी वोलेटाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वोलेटाइल्स की वजह से क्या हो जाती है? विस्कोसिटी कम हो जाती है टू द मैग्मा। और जो भी टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा को। इसमें बस आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपको इतना सब कुछ भी याद नहीं है इट्स ओके, तो आप इसमें डायरेक्ट भी लिख कर आ सकते हो कि कूलर मैग्मा आर मोर विस्कियस। अगर कूलर मैग्मा होगा तो वो ज़्यादा विस्कियस होता है देन दी हॉटर मैग्मा ऑफ दी सेम कंपोजिशन। अगर सेम कंपोजिशन के 2 मैग्मा है तो उसमें किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी? उसमें कूलर मैग्मा की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आती है हमारी विस्कोसिटी। नाउ थर्ड वन इज डेंसिटी। अब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मैग्मा याद रखना, डेंसिटी ऑफ मैग्मा होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मेंटल की कितनी होती है? 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब जो मोर आयरन रिच मैग्मा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? जिसमें आयरन ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट कहता है द मैग्मा टेंड्स टू एक्सपैंड ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज, मैग्मा जो होगा मैग्मा एक्सपेंड करेगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी
कम होगी। लेकिन इसी के कॉन्ट्रेरी क्या आता है, अगर प्रेशर हाई हो गया तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मैग्मा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर अगर क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी घट गई। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दी प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा तो डेंसिटी भी क्या हो गई, डेंसिटी भी ज़्यादा हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वोलेटाइल्स या फिर गैसेज। अब वोलेटाइल और गैसेज में आ जाते हैं। वोलेटाइल और गैसेज में क्या कहता है, जो भी मैग्मा होते हैं सब में क्या होता है, डिजोल्व वोलेटाइल या फिर गैसेज होती है। पेट्रोलॉजिस्ट ने क्या माना है, पेट्रोलॉजिस्ट ने माना है कि जो वाटर होता है, वाटर 90% होता है हर एक मैग्मा में एज अ वोलेटाइल। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्मा क्या करेगा, मैग्मा राइज करेगा टुवर्ड्स द सरफेस एंड दी गैस फॉर्म्स अ सेपरेट वेपर फेज। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट एक्सप्लेन बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। इसमें ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। नेक्स्ट इसका बात कर लेते हैं। इसमें देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। बोवेन्स जो रिएक्शन सीरीज है उस वो कैसे जनरेट हुई या फिर उसको किसने डिस्कवर किया, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है द स्टडी ऑफ जेनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ इग्नियस रॉक इज नोन एज पेट्रोजेनेसिस। तो पेट्रोजेनेसिस क्या कहते हैं, जब भी हम इग्नियस रॉक्स की जेनेटिक एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे उसको हम पेट्रोजेनेसिस कहेंगे। अब यहाँ पर एक डॉक्टर एनएल बोवेन थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बोवेन सीरीज या फिर इसके प्रिंसिपल को क्या करा था, इसका प्रिंसिपल इनके माइंड में डेवलप हुआ था और उन्होंने इसके बारे में अच्छे से बताया। इसी वजह से उन्हीं के नाम पर हमने इसको क्या कहा, बोवेन्स रिएक्शन प्रिंसिपल या फिर बोवेन्स रिएक्शन सीरीज कहा था। अब इन्होंने ये दिया क्यों, इन्होंने ये बताया इससे क्या होगा, जो भी मैग्मा है वो कैसे सॉलिडिफाई होता है और सॉलिडिफाई होकर वो या तो एक सिंगल रॉक टाइप बनाएगा, भाई मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ, या तो एक सिंगल रॉक टाइप बनाएगा या फिर वो बहुत सारे रॉक टाइप्स को बनाने वाला है। अब बोवेन्स रिएक्शन सीरीज में दो पैरेलल सीरीज होती है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर डिसकंटिन्यूअस सीरीज होती है और राइट हैंड साइड पर हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। अब इन दोनों में होता क्या है, एक्चुअली जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज होगी वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे वो क्या करता रहेगा, जो फेरोमैग्नीशियम मिनरल है उसका कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। बट वी टॉक अबाउट द राइट साइड, राइट साइड इज द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करती है कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दी मिनरल्स ऑफ प्लाजियोक्लास सीरीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन होगी मिनरल की। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कहता है डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सीरीज होती है ना, ये मर्ज करती है एक ही सिंगल सीरीज में, जो कि पार्ट होती है किसका, डिसकंटिन्यूअस सीरीज रिएक्शन सीरीज का होती है। अब कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन सीरीज में जैसे इसका नाम सजेस्ट किया गया है, मिनरल क्या करते हैं, मिनरल्स कॉन्टिन्यूसली रिएक्ट करते रहते हैं मैग्मा के साथ और वो फॉर्म करते हैं नेक्स्ट मिनरल को इन प्लाजियोक्लास सीरीज। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द डिसकंटिन्यूअस सीरीज, तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज में इसका कॉन्ट्रेरी होता है। जो रिएक्शन सीरीज होती है उसमें न्यू मिनरल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। जैसे मिनरल मैग्मा क्या करता है, रिएक्ट करता है, मैग्मा ने रिएक्ट करा और उसने क्या करा, नया मिनरल बना दिया। जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर द मिनरल्स इन द बोवेन्स सीरीज reaction series indicates a generalized order in which each mineral crystallize from a cooling basaltic magma unless the early formed crystals are removed from the melt. Its composition can be changed further after the early formed crystal are removed. The reaction, देखो मैं इसमें आपको बताती हूँ, वेट मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ पर समझना, आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर हमारी दो सीरीज होने वाली है। हमारे यहाँ पर होगी डिसकंटिन्यूअस सीरीज, इधर होगी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर हर एक जो होता रहेगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। इसमें बस इतनी सी बात कही गई है, इनको थोड़ा अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन सीरीज में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन सीरीज में होता है आपका
जो फर्स्ट फॉर्म प्लाजियोक्लास्ट होता है वो क्रिस्टल्स होते हैं, किस में रिच होते हैं, वो कैल्शियम में रिच होते हैं। एज रिएक्शन गोन्स ऑन, जैसे जैसे रिएक्शन चलती रहती है, टेम्परेचर गिरता है, तो क्रिस्टल क्या करता है, क्रिस्टल वो और ज़्यादा सोडिक फॉर्म में बन जाता है। दिस फैक्ट इज़ वेल रिकॉर्डेड इन zoned plagioclast in which core is more calcic surrounded by successive soda rich zones. Now we talk about the discontinuous reaction series. Discontinuous reaction series मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बोमेन सीरीज, अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। यहाँ से ना एक मैंने क्वेश्चन देखा था, प्रीवियस ईयर में था, उसमें आपको ना केवल पूछा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ बोमेन्स रिएक्शन सीरीज बता दो, तो उसमें आपको ये सब कुछ लिख कर आने की नीड नहीं है कि इसमें आपका डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज लिख कर भी नहीं आओगे, आप डायरेक्ट इसको अटैम्प्ट करोगे। तो ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैग्मा को। सेकंड पॉइंट कहता है, ये इलिस्ट्रेट करता है किसको, मैग्मा में सॉलिडिफाइड एज अ सिंगल रॉक। जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाई होगा एक सिंगल रॉक में, या फिर बहुत सारे रॉक टाइप्स को राइज करने वाला है। नेक्स्ट आता है जो सिलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं फ्रॉम अर्ली फॉर्म मिनरल्स लाइक ऑलिव ऑयल टू दी मिनरल लाइक क्वार्ट्स। नेक्स्ट कहते हैं द अर्ली फॉर्म क्रिस्टल आर डेंसर। जो अर्ली फॉर्म क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, वो ज़्यादा डेंसर रहते हैं जो बाद में बनने वाले हैं उनके कंपैरिजन में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द मेगास्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ ग्रेनोडायराइट। ग्रेनोडायराइट क्या होता है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। ग्रेनोडायराइट होता है, ये ग्रेनाइट की तरह ही होता है, जैसे ग्रेनाइट है वो भी कॉमनली मिलता है, इसी तरह से ग्रेनोडायराइट भी कॉमनली मिलता है। ये एक प्लूटोनिक फैल्सिक रॉक होती है। किस कलर की होते हैं, ये लाइट कलर्ड के होते हैं, और इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो हमें इतने इनफ होते हैं कि वो हमें अनएडेड आई से दिखाई दे जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी मेगास्कोपिक कैरेक्टर। सो ग्रेडेनोइट का मेगास्कोपिक कैरेक्टर में क्या आता है, फर्स्ट वन आता है हमारा कलर। जो कलर होता है इसका वेरिएबल कलर होता है, किसी भी कलर में मिल जाता है, लेकिन देखा गया है कि लाइट कलर में ज़्यादा मिलता है, जैसे ग्रे ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया और वाइट हो गया। लेकिन कभी कभी डार्कर भी मिल जाता है, किस शेड में मिलेगा, और डार्क भी ग्रेइश ब्लैक के शेड में मिलेगा। अपीयरेंस कैसी रहती है इसकी, होलो क्रिस्टलाइन रहता है, मीडियम ग्रेन रहता है, मीडियम ग्रीन से कोर्स ग्रीन तक, और लाइट इन कलर रहता है। मिनरल कंटेंट क्या होता है, मिनरल कंटेंट में इसमें हम इसेंशियल एसेसरी और सेकेंडरी मिनरल पढ़ लेते हैं इसके। सो वी टॉक अबाउट दी एसेसरी मिनरल। एसेसरी मिनरल में क्या क्या होगा, इसमें सोडियम रिच प्लाजियोक्लास्ट होगा, के फेल्सफेट जिसको हम ऑर्थोक्लास्ट के नाम से जानते हैं, क्वार्ट्ज होगा, बायोटाइट होगा, एम्फेबोल होगा। एसेसरी मिनरल में मॉस्कोवाइट होगा, एपेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, जिरकन होगा। एंड सेकेंडरी मिनरल्स में होगा सिलिकेट, क्लोराइड, एबिटोट। टेक्सचर क्या होने वाला है इसका टेक्सचर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले वही आता है आपका फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, ये क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, इस वजह से क्या करेगा, होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर को शो करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके बाद आता है इसका ग्रेन साइज। ग्रेन साइज हम पढ़ चुके हैं, इसका ग्रेन साइज कैसे होगा, मीडियम ग्रेन से लेकर इसका कोर्स ग्रेन तक होने वाला है। अब इसमें एक नया पॉइंट क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है ये जो भी दोनों होंगे, या तो मीडियम ग्रेन हो या फिर कोर्स ग्रेन हो, दोनों में क्या होगा, इक्वी ग्रेनल या फिर अनइक्वी ग्रेनल टेक्सचर दोनों ही शो करेगा ये, ठीक है। म्यूचुअल अरेंजमेंट की बात करते हैं। म्यूचुअल अरेंजमेंट में क्या होगा, जो अरेंजमेंट होगा कंपोनेंट्स का वो इरेगुलर और कॉम्पैक्ट होगा। स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो कॉमनली देखने को मिल जाते हैं ग्रेडेनोइड प्लूटॉन्स में, और यहाँ पर फोलिएशन एक दूसरा टाइप होता है, वो हमें कभी कभी देखने को मिलता है, अक्सर ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रॉक साइकिल विद द हेल्प ऑफ द नीट एंड वेल डायग्राम्ड। सो नाउ व्हाट इज द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होती है, इसको पढ़ लेते हैं। रॉक साइकिल क्या है, द साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच रॉक ऑफ वन टाइप कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। सपोज एक आपका क्या है, एक इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो इस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, रॉक के चेंज को ही क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। देख लेते हैं रॉक साइकिल को, थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। देखो
यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैग्मा होता है वो क्या करता है, वो मोल्टन और फ्लूइड स्टेट में फ्लूइड या फिर मटेरियल में रहता है अर्थ के इनसाइड। अब क्या करता है, ये इग्नियस रॉक का ही क्या है, सोर्स है। सब कुछ क्या है, इग्नियस रॉक का सोर्स है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे शुरुआत रॉक साइकिल की कहाँ से होती है, इग्नियस रॉक से होती है। जो रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, इग्नियस मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक में, वो ही एक रॉक साइकिल को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। जियोलॉजिस्ट ने कंसीडर किया है जो एक रॉक साइकिल है वो क्या करेगी, वो एजिस के अकॉर्डिंग क्या करती है, एजिस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है। तो इन्होंने क्या कहा है, ये क्या है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जियोलॉजी का जो एक प्रिंसिपल से आता है, यूनिफॉर्मिटिज्म से आता है। यूनिफॉर्मिटिज्म का मतलब है जो आज हमारा प्रेजेंट है, सॉरी जो हमारा पास्ट है वो क्या है, जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारा पास्ट की है। इस प्रिंसिपल को किसने दिया था, हटन ने दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो रॉक साइकिल है वो पर्टिकुलरली क्लोजली रिलेटेड होती है प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस से। इसमें क्या होगा, जो एक रॉक साइकिल है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। सबसे पहले मैग्मा क्या करेगा, कूल करेगा, फिर वो क्या होगा, फिर वो सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, अब ये क्या होगा, अब ये उसके अर्थ के बहुत डीपर लेवल पर होता है। जो इरोजन होता है रॉक का, फिर क्या करेगा, वो एक्सपोज्ड होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, प्रोड्यूस क्लास्टिक मटेरियल विच आर ट्रांसपोर्टेड टू लो लेइंग डिपोजिशनल बेसिन। फिर अब यहाँ से क्या होने वाले, यहाँ से आपका डीपली या फिर बुरिड सेडिमेंट्स होने वाले, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। इसके बाद क्या होगा, फिर ये कुछ टाइम के बाद डिफॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पर हमारा मेटामॉर्फिज्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टेक्टोनिक साइकिल है वो लीड करेगी डिफॉर्मेशन को, रिकॉन्स्टिट्यूशन को। अब यहाँ पर डिफॉर्मेशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपलिफ्ट होगा एंड अकम्पनिंग इरोजन होगा फ्रेश रॉक्स का, जिसकी वजह से क्या होगी, रॉक साइकिल क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूट होने वाली है। तो यहाँ पर रॉक साइकिल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक एक ड्राइविंग फोर्स होती है। नाउ नेक्स्ट पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मैग्मा था, मैग्मा क्या हुआ, मैग्मा कूल हुआ, कूल होने के बाद वो सॉलिडिफाई हुआ, कूल हुआ, क्रिस्टलाइज बने उसका। ठीक है, इग्नियस रॉक्स बन गए। इग्नियस रॉक्स बनने के बाद क्या हुआ, वेदरिंग हुई। वेदरिंग 3 तरह की होती है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेदरिंग होने की वजह से क्या हुआ, रॉक क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया और वो ट्रांसपोर्ट हो गया और डिपॉजिट हो गया एक सेडिमेंट के बेसिस पर। सेडिमेंट के बाद क्या हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, लिथिफिकेशन के बाद कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन हुआ, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हुए, वो बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए, अर्थ की क्रस्ट में चले गए और वहाँ पर क्या हुआ, हीट एंड प्रेशर की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गए। फिर मेटामॉर्फिक रॉक से मेल्ट हुई ये सब चीज़ें और फिर यहाँ पर दोबारा से हमारे क्या बन गए, मैग्मा बन गया। आई होप आपको रॉक साइकिल समझ में आ गई। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write short note on intergrowth texture. So intergrowth texture, what is the intergrowth texture? Intergrowth texture results from the intergrowth. अब जो ये इंटरग्रोथ टेक्सचर है वो एक रिजल्ट होता है किसका, इंटरग्रोथ का, विच मीन्स द स्टेट ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ ग्रेन्स। जो ग्रेन्स की क्या होती है, 2 डिफरेंट मिनरल के ग्रेन होते हैं, उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। और इंटरग्रोथ टेक्सचर हमें देखने को किसकी वजह से मिलता है, जब साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है 2 मिनरल कंपोनेंट्स का ऑफ द मैग्मा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और ड्यू टू यूक्टेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द 2 मिनरल्स कंपोनेंट्स ऑफ मैग्मा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसमें पूरे में यही कहा गया है, देखो मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा में क्या हुआ, रॉक के 2 मिनरल आए और 2 मिनरल का क्या हुआ, इंटरलॉकिंग हो गया, जिसकी वजह से क्या बन गया, एक इंटरग्रोथ टेक्सचर बन गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेजर टाइप ऑफ मैग्मा। मेजर टाइप ऑफ मैग्मा पढ़ेंगे यहाँ पर। मेजर टाइप ऑफ मैग्मा आपको 4 पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज, अच्छा इसको हमने किस बेसिस पर डिवाइड किया है ये भी पता होना चाहिए। हमने सिलिका के परसेंटेज के बेसिस पर हमने मैग्मा को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है हमारा फेल्सिक मैग्मा। फेल्सिक मैग्मा क्या होता है, हायर प्रपोर्शन होता है फेल्सपर और सिलिका का। Fe किसके लिए स्टैंड करता है, फेल्सपर के लिए, और SI किसके लिए स्टैंड करता है, सिलिका के लिए। नाउ मूव टू द इंटरमीडिएट मैग्मा। इंटरमीडिएट मैग्मा में इसमें क्या होता है, इसमें इसका नाम ही इस वजह से है क्योंकि इसमें क्या होता है, दिस टाइप हैज़ अ कंपोजिशन बिटवीन फेल्सिक एंड मैफिक। यहाँ पर फेल्सिक और मैफिक रॉक्स के बीच में जितना होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंटरमीडिएट मैग्मा रखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा मैफिक मैग्मा। मैफिक मैग्मा में क्या होता है,
मैफिक मैग्मा में कंटेन करता है वो रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर Ma का मतलब क्या है, मैग्नीशियम से, और फिक का मतलब है आयरन से। अल्ट्रामैफिक मैग्मा की बात करते हैं। अल्ट्रामैफिक मैग्मा में क्या होता है, यहाँ पर लेसर अमाउंट होता है किसका, सिलिका का, एज कम्पेयर टू दी मैफिक मैग्मा। इस वजह से हमने इसको अल्ट्रामैफिक मैग्मा कहा है। अब यहाँ पर एक देख लेते हैं एक फैल्सिक मैग्मा। फैल्सिक मैग्मा में रॉक टाइप है रायलिटिक। इसका केमिकल कंपोजिशन 65 से 75% तक इसमें सिलिका ऑक्साइड होता है। टेम्परेचर होता है इसका 650 से 800 डिग्री सेल्सियस तक। इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, वोलेटाइल कंटेंट भी इसका हाई होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट रॉक टाइप क्या आता है, एंडेसिटिक आता है। इसमें सिलिका ऑक्साइड रहता है 55 से 65% तक। इसका टेम्परेचर रहता है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर। विस्कोसिटी इसकी इंटरमीडिएट रहती है, वोलेटाइल कंटेंट भी इसका इंटरमीडिएट रहता है। नेक्स्ट आता है मैफिक। मैफिक में आता है रॉक टाइप बेसाल्टिक। सिलिका ऑक्साइड इसमें कितना रहने वाला है, 45 से 55% तक रहने वाला है। इसका टेम्परेचर रहता है 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। विस्कोसिटी इसकी लो होती है, वोलेटाइल कंटेंट भी इसका लो होता है। अल्ट्रामैफिक की बात करते हैं। अल्ट्रामैफिक का रॉक टाइप होता है पिक्रेटिक। पिक्रेटिक में सिलिका ऑक्साइड रहता है 38% से 45% तक, और इसका टेम्परेचर 1500 से ऊपर रहने वाला है। इसकी विस्कोसिटी बहुत लो होगी, जिसकी वजह से इसका वोलेटाइल कंटेंट भी लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डिस्कस इन ब्रीफ 5 स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन इग्नियस रॉक। सो इस पर मूव करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक की बात करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है इसमें वेसिकुलर या फिर एमेग्डालोडियल स्ट्रक्चर आता है इसमें। यहाँ पर क्या होता है, जो लावा होता है वो हैवीली चार्ज होता है किसका, इसमें गैस और अदर वोलेटाइल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं लावा में। जब लावा क्या करता है, इरप्ट करता है, जब सरफेस पर आएगा तो जो वोलेटाइल्स है वो फ्लूइड से बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और क्या बन जाएगी, कैविटीज़ बन जाएगी। बबल्स और वेसिकल्स ऑफ वेरिएबल डायमेंशन एंड शेप्स सच एज स्फेरिकल, इलिप्टिकल, सिलेंड्रिकल और इरेगुलर, यहाँ पर हमें शेप देखने को मिल जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा, जो इंडिविजुअल ओपनिंग होंगी उनको हमने क्या बोला है, वेसिकल्स बोला है। और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, इस स्ट्रक्चर को हमने वेसिकुलर स्ट्रक्चर बोला है। लेकिन कहता है कि अगर ये जो वेसिकल्स बने हैं ये फिल हो जाए, किसकी वजह से, जब टेम्परेचर कम हुआ, और उसकी किसकी वजह से, ये टेम्परेचर कम होने की वजह से फिल हो गए सेकेंडरी मिनरल्स से, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट्स हो गया, जियोलाइट, इन सब की वजह से अगर ये फिल्ड हो गए तो इनको हमने एमेग्डेल बोल दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा स्कोरिशियस या फिर पुमीशियस स्ट्रक्चर। स्कोरिशियस स्ट्रक्चर और पुमीशियस स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। स्कोरिशियस स्ट्रक्चर में क्या कहता है, वही लावा क्या आता है, हैवीली चार्ज होता है वोलेटाइल्स और गैशियस कॉन्स्टिट्यूट से, जिसमें क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा और कूल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्कोरिया आ जाएंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हमने बोला स्कोरिशियस स्ट्रक्चर। प्यूमाइस क्या होता है, एक वोल्केनिक रॉक होती है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे इरेगुलर शेप्ड कैविटीज़ होती है, फिर वेसिकल्स होते हैं, जिसमें क्या हो जाते हैं, जो बाकी के बचे हुए वोलेटाइल्स होते हैं वो ट्रैप होने के बाद एस्केप हो जाते हैं जब लावा ठंडा होता है, और इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पुमीशियस स्ट्रक्चर या फिर सोरोसियस स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन इज लावा टनल। लावा टनल में क्या होता है, जब कूल और कंसोलिडेट होता है लावा तो इनक्लोज्ड फ्लूइड लावा क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है कुछ चैनल की वजह से, जिसको हमने लावा टनल बोल दिया। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, ब्लॉकी एंड रोपी लावा। ब्लॉकी एंड रोपी लावा में क्या होता है, यहाँ पर दो डिफरेंट अपीयरेंसेस देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, एक सरफेस क्या होती है, द सरफेस इज कवर्ड विद द मास ऑफ रफ जैग्ड एंगुलर ब्लॉक्स ऑफ ऑल डायमेंशन विद डेंजरसली शार्प एंड स्पाइनी प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज ब्लॉकी लावा और ए स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि बताओ ए स्ट्रक्चर किसको कहता है, तो वहाँ पर आप ये ब्लॉकी या फिर रोपी लावा ही लिख कर आओगे। दूसरी बार क्या होता है, जो मोबाइल लावा होता है वो क्या करता है, वो सॉलिडिफाई करता है कंपैरेटिवली स्मूदर सरफेस में, जिसकी वजह से क्या होता है, हाईली ग्रेज्ड, और ये हमें व्रिंकल्ड स्ट्रक्चर एक एग्जिबिट करेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम रोपी या फिर कॉर्डेड फॉर्म बोलेंगे। नेक्स्ट पर मूव करते हैं प्लेटी और शीट स्ट्रक्चर पर। प्लेटी और शीट स्ट्रक्चर में क्या कहता है, द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल पार्टिंग्स और जॉइंट गिविंग राइज टू प्लेट्स ऑफ रॉक मासेस और often intersected by closely spaced irregular joints, planes or surfaces known as plate structure.
द डेवलपमेंट ऑफ वन सेट ऑफ वेल डिफाइंड हॉरिजॉन्टल जॉइंट और सरफेसेज नॉन एज शीट स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट क्या होने वाले, यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स चलने वाली कुछ इस तरह से। पैरेलल प्लेट्स चलने की वजह से क्या होगा, पैरेलल प्लेट चलने की वजह से इसको हमने क्या बोला है, प्लेटी या फिर शीट स्ट्रक्चर बोला है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the megascopic and microscopic characteristic of gabbro. So first of all, what is gabbro? Gabbro is a dark mafic intrusive plutonic rock. जो गैब्रो होता है वो मैफिक इंट्रूसिव प्लूटोनिक रॉक होता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में फर्स्ट आता है कलर इसका कैसा रहता है, इसका कलर डार्क ग्रे रहता है, ग्रीनिश रहता है और ग्रीनिश ब्लैक रहता है और ब्राउनिश इन कलर रहता है। ये मीजोक्राटिक होता है। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस इसके डार्क कलर्ड होगी, गोर्स ग्रेन्ड होता है ये। और जो आपका गैब्रो होता है वो मोस्टली डार्क कलर में मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें फेरो मैग्नीशियन मिनरल्स का एक हाई प्रोपोर्शन रहता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपीयरेंस। नेक्स्ट इज मिनरलोजिकल कंपोजिशन। मिनरलोजिकल कंपोजिशन में हमने थ्री मिनरल्स पढ़ने, एक एसेंशियल मिनरल, एक एसेसरी मिनरल्स और एक पढ़ेंगे हम सेकेंडरी मिनरल्स। कवर करते हैं एसेंशियल मिनरल्स को। इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम रिच प्लेजियस क्लास होता है, क्लिनोपायरोक्सिन होता है और ऑर्थोपायरोक्सिन्स होता है। एसेसरी मिनरल्स में एपेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, इल्माइट होगा और इसमें क्या रहता है, कुछ लेस अमाउंट में क्वार्ट्ज, एल्कली फेल्ड्सफर और फेल्ड्सपेथोइड्स भी होते हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं सेकेंडरी मिनरल। सेकेंडरी मिनरल में कौन कौन आता है, क्लोराइट आता है, टाइटाइन आता है और कुछ सरपेंटाइन ग्रुप्स के मिनरल्स भी आते हैं। एपेडोट होता है। टेक्सचर इसका कैसा होगा, इसकी अपीयरेंस और इसका साइज क्या होता है, इसको देख लेते हैं। फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी इसकी, होलो क्रिस्टलाइन होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है जिसमें इक्विग्रेनल ग्रेन्स होते हैं और हमें कैसे दिखाई देंगे, हाइपाइडाइमॉर्फिक टेक्सचर इसमें दिखाई देने वाला है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ग्रेन साइज। इसका ग्रेन साइज कैसे रहने वाला है, इसका ग्रेन साइज फेनेरेटिक होने वाला है। म्यूचुअल अरेंजमेंट कैसा होगा, इसका म्यूचुअल अरेंजमेंट क्या रहता है, गैब्रो एक मिक्सचर होता है इक्विग्रेनल डार्क कलर्ड पायरोक्सिन ग्रीन्स का और लाइट कलर्ड प्लेजोक्लास लैच का। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसमें ये कॉमनली लेयर्ड रहता है और कभी कभी ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है और लेयर्ड स्ट्रक्चर को हमको बोलते हैं क्यूमुलेट स्ट्रक्चर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, टेक्सचर। इसका टेक्सचर कैसा होगा, जो इसके शेप और साइज होते हैं क्रिस्टल के वो कुछ इस तरह से होते हैं। क्रिस्टैलिटी कैसी रहती है इसमें, इसकी होलो क्रिस्टलाइन रहेगा या फिर हाइपायोडाइमॉर्फी रहेगा। ग्रैनुलिटी कैसी होगी इसकी, मीडियम से कोर्स ग्रेन रहने वाला है। म्यूचुअल अरेंजमेंट कैसा होगा इसमें, ये जो टेक्सचर को शो करेगा ये पॉलीक्लेटिक टेक्सचर को शो करने वाला है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट आता है रॉक टाइप। अब इसमें 4 टाइप्स के रॉक टाइप्स मिलने वाले हमें, तो कवर करते हैं फर्स्ट रॉक टाइप में आता है नोराइट में क्या होता है, ये हाइपरस्थीन और प्लाजोक्लास बियरिंग गैब्रो होता है। सेकंड आता है एल्कली गैब्रो, अगर आप इनके नाम भी याद करके जाओगे इनफ रहेगा। थर्ड आता है ट्रोकोलाइट गैब्रो। फोर्थ वन की बात करते हैं, फोर्थ रॉक टाइप इसमें मिलता है एनेथ्रोसाइट। ओके, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया, मैफिक प्लूटोनिक रॉक होता है। इसकी अकरेंस मिलता है कहाँ पर है, हमें गैब्रो जो होता है वो जनरली हमें बैथोलोथ्स और लेक्टोलोथ्स की फॉर्म में मिलने वाला है। इन रॉक्स के टाइप्स में हमें मिल जाएगा। और जो गैब्रो होता है वो असेंशियल पार्ट होता है ओशियनिक क्रस्ट का और हमें अक्सर देखने को मिल जाता है वो मैनी ऑफिलाइट सीक्वेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। एक्सप्लेन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल वेदरिंग इन रॉक्स। तो केमिकल वेदरिंग में बात करते हैं हम। केमिकल वेदरिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ लेंगे केमिकल वेदरिंग क्या होगा। केमिकल वेदरिंग में यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक केमिकल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रॉक का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। जो केमिकल वेदरिंग है वो क्या कर देगा, अनस्टेबल मिनरल को मोर स्टेबल मिनरल में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इनको हम केमिकल वेदरिंग के बाद जो बने हुए मिनरल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यू और सेकेंडरी मिनरल्स के नाम से इनको जानते हैं। अब इसमें मेन एजेंट कौन रहता है केमिकल वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो वाटर और वीक एसिड्स रहते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया। कार्बोनिक एसिड क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को एटमॉस्फेयर में। अब देख लेते हैं इसमें हमें 3 प्रोसेस पढ़ने, कार्बोनेशन, एक ऑक्सीडेशन और एक हाइड्रोलिसिस। सो 1 बाय 1 रीड कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं।
फर्स्ट आता है हमारा कार्बोनेशन और डिसोल्यूशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, जो कार्बोनेशन होता है वो कॉमन सॉल्यूशन होता है किसका, वेदरिंग प्रोसेस का। इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है मिनरल कैल्साइट से जो लाइमस्टोन या फिर चॉक में प्रेजेंट होता है। अब जो केव्स बनी है, फॉर्मेशन ऑफ केव्स हुआ है लाइमस्टोन कंट्री में, वो किसकी वजह से हुआ है, वो कार्बोनिक एसिड के एचिंग की वजह से हुआ है। और इसके कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, गुप्त गोदावरी केव लाइमस्टोन में जो चित्रकूट के पास है, और चित्रकूट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता क्या है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं जब भी केमिकली एक्टिव ऑक्सीजन क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट करेगी आयरन के साथ, तो क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, ये रेडिश ब्राउन कलर बन जाएगा जिसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी इक्वेशन देख लेते हैं, ये आपको हेल्प करेगी लिख कर आने में। इसको आप कार्बोनेशन के बाद भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या हुआ है, जो भी आपका वाटर था, वाटर ने रिएक्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये लाइमस्टोन इनसॉल्युबल के साथ रिएक्ट करेगा और बाइकार्बोनेट सॉल्युबल बना लेगा। फिर कैल्साइट के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड और यहाँ पर कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन बना लेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोलिसिस, जो आज हमारे लिए लास्ट टॉपिक होगा। हाइड्रोलिसिस को भी समझ लेते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन कंबाइंड विद द वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। लिसिस जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर ब्रेक ही होता है उसका मतलब। तो इसमें क्या होता है, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या करती है, अफेक्ट करती है सिलिकेट और कार्बोनेट मिनरल्स को। इसके हाइड्रोलिसिस के कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ फेल्ड्सफर मिनरल्स इनटू क्लेज इन ग्रेनाइट रॉक। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी अगर आपकी एग्ज़ाम से पहले मैं देख पाऊँगी कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस मिलता है तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।